नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट स्टॉक स्कॉलर शो। मैं हूं स्वाति रायना। कैसा रहा आज दिन भर बाजार, आपको बताएं। अच्छे विदेशी संकेतों के चलते आज भारतीय बाजारों की मजबूत शुरुआत हुई। कारोबारी सत्र के दौरान निफ्टी 8,300 और सेंसेक्स ने 27,000 के स्तर को भी पार किया। बाजार साल 2016 के ऊपरी स्तरों पर बंद होने में कामयाब रहा और दिन के अंत में सेंसेक्स 259 अंक और निफ्टी 84 अंक की बढ़त के साथ बंद हुए। रियल्टी, मेटल, बैंक, ऑटो, कैपिटल गुड्स, टेलीकॉम शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी रही और आज के कारोबार में बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए। बाजार की जानकारी इस पर क्या कहते हैं, आइए आपको सुनाते हैं। तो हमारा व्यू है कि जैसे जीएसटी है, ज़्यादा उम्मीदें नहीं है। अगर वो हो गया तो एट द मार्जिन पॉजिटिव होगा। मानसून आई थिंक इज़ अ लिटिल बिट मोर डिस्काउंटेड, बट अगर स्प्रेड अच्छा रहा जैसे कि उम्मीद है जुलाई और अगस्त में, तो उससे काफ़ी ग्रोथ हो सकती है। और उसके सब के ऊपर अगर ये पे कमीशन का पैसा, दैट वुड एक्ट लाइक अ कैटलिस्ट। फेस्टिव सीज़न आ रहा है, हो सकता है कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में जो नंबर्स आएँ, लॉट ऑफ कंजम्पशन आइटम्स, और उससे क्या मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा, इकोनॉमी में भी थोड़ी जान आएगी। कैचअप अभी भी है। नियर टर्म में अगर देखें तो डोमेस्टिक घरेलू जगह मॉनसून धीरे धीरे प्रोग्रेस अच्छा हो रहा है। जो 16% डेफिसिट था वो अब 13% डेफिसिट पर आ गया है। कल आपने देखा कैबिनेट ने 7th पे कमीशन को अप्रूव कर दिया है, जिससे करीबन 1 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और पेंशनर्स को बेनिफिट होगा। तो ये और लोगों का एक्सपेक्टेशन है कि जीएसटी मॉनसून सेशन में पास होना चाहिए। तो ये सब मार्केट को घरेलू साइड में काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिए हुए हैं। देखिए, अभी तक फिलहाल मेरे हिसाब से वैल्यूएशन सबके जो हैं थोड़ा टॉपिश लग रहे हैं, लेकिन अगर आप रिलेटिव परफॉर्मेंस देखें तो टीवीएस, क्योंकि अभी थोड़ा दिन पहले गिरा था, तो इसलिए टीवीएस शायद इस वक्त सबसे अट्रैक्टिव लग रहा है कि मार्च के बाद से ट्रैक्टर में फिर से बढ़त आना शुरू हुई। एसयूवी मार्केट अभी भी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है। अगर ये दो ड्राइवर, और उम्मीद यही है कि अब क्योंकि मानसून शायद ठीक होने लगा है तो इसके कारण ट्रैक्टर्स की डिमांड फिर से शायद बढ़ जाएगी। एसयूवी का अभी भी कहना मुश्किल है क्योंकि बहुत सारा कंपटीशन है। अंडरलाइंग बाकी जो उनके बिजनेसेस हैं जिसमें महिंद्रा ने इन्वेस्ट किया है वो काफ़ी ठीक ठाक ही कर लेंगे। तो इस वक्त अगर फ्रंट लाइन कंपनियों में देखें तो महिंद्रा शायद बेस्ट पोजिशन है। तो इस वक्त हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट मोदित गोयल जुड़ गए हैं। मोदित, बहुत स्वागत है आपका हॉट स्टॉक्स में। आज हमने देखा 2016 के ऊपरी स्तरों पर बाजार बंद होने में कामयाब रहा और जो लेवल है मोस्ट इंपॉर्टेंट निफ्टी का 8,300 का, क्या अगला लेवल 8,500 का बाजार देख रहा है इस वक्त? बिल्कुल स्वाति, जिस तरह के टेक्निकल चार्ट्स अभी बने हुए हैं उसके बेसिस पे मुझे लगता है एक अच्छी तेज़ी यहाँ से मार्केट्स में देखने को मिल सकती है। लेकिन ब्रॉडर चार्ट्स थोड़े एक्सप्लेन करूँगा। जून स्टार्टिंग से निफ्टी एक रेंज में कंसोलिडेट हो रहा था, लोअर साइड में 8,000 और अपर साइड में 8,300। ये रेंज हमने बाज़ारों में देखी थी जून में, इसकी वजह थी सबसे बड़ा इवेंट ब्रिटेन का एग्जिट होना, और 24 जून को ब्रिटेन एग्जिट हुआ और उस रेंज का ब्रेकडाउन भी हमें देखने को मिला। लेकिन ब्रेकडाउन इस हद तक हुआ कि निफ्टी में 7,920 के लेवल टेस्ट हुए और उसी दिन ब्रिटेन एग्जिट वाले दिन 24 जून को निफ्टी फिर एक बार 8,080 के रेंज पर क्लोज होता हुआ नजर आया। इसका मतलब उसी ट्रेजेक्ट्री में निफ्टी में क्लोजिंग देखने को मिली और वहाँ से एक अच्छे रिवर्सल्स निफ्टी में देखने को मिले। स्वाति, एक चीज़ तो माननी पड़ेगी, जब से ब्रिटेन एग्जिट हुआ उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट काफ़ी एग्रेसिवली एक्टिव होते हुए नजर आए और बैक टू बैक 3 अनाउंसमेंट सामने आए। सबसे पहले 7th पे कमीशन अप्रूव हुआ, दूसरा 24/7 रिटेल शॉप्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को ओपन रहने की मंजूरी मिली, तीसरा माइनिंग रिफॉर्म्स को भी मंजूरी मिली। इसके चलते काफ़ी अच्छी तेज़ी हमने कल के सेशन में देखी और आज के सेशन में भी वो तेज़ी देखने को मिली है। लेकिन अब आगे 2 इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स मार्केट पार्टिसिपेंट के लिए सामने हैं। सबसे पहले मॉनसून, जो अभी तक उम्मीद से ठीक ठाक रहा है और आगे एक्सपेक्टेशन है कि और अच्छा हो सकता है। दूसरा 18 जुलाई से लेकर 12 अगस्त तक मॉनसून सेशन है पार्लियामेंट में, और जिसमें कल मैं वेंकैया नायडू की स्पीच सुन रहा था, उन्होंने अनाउंस किया कि हो सकता है इस सेशन में जीएसटी पास हो। अगर जीएसटी पास होता है और मॉनसून उम्मीद से बेहतर रहता है तो मुझे लगता है एक अच्छी रीरेटिंग इंडियन मार्केट्स में देखने को मिलेगी। जहाँ तक स्ट्रेटेजी का सवाल है, यही कहूँगा
कि ऑलरेडी 8300 एक नियर टाइम से काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस बना हुआ था। हो सकता है यहाँ से कुछ 50-100 पॉइंट का करेक्शन देखने को मिले, कुछ डिप देखने को मिले, लेकिन उस डिप को खरीद कर चलना चाहिए। मुझे लगता है नियर टर्म में और जुलाई एक्सपायरी में 8500 तक के लेवल्स निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 8000 का। तो रिकमेंडेशन के तौर पे यही कहूँगा 8200 के आसपास अगर निफ्टी आता है लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। 8500 टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस होगा 8000 का। तो एक नया कीर्तिमान बाजार की तरफ से, लेकिन एक झटके वाली खबर भी दिन में आई। इंडस्ट्री ग्रोथ की रफ्तार पर थोड़ा बहुत ब्रेक जरूर लगा है। मई में कोर इंडस्ट्री ग्रोथ बढ़ी है। मई में जो इंडस्ट्री कोर ग्रोथ 8.5% से घटकर 2.8% हो गई है। ये महीना दर महीने के जो आंकड़े सामने आए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। अप्रैल से मई इंडस्ट्री कोर ग्रोथ 2.1% से बढ़कर 5.5% सालाना आधार पर हुए हैं। चलिए अब कुछ और खबरों की तरफ नजर डालें तो महानगर गैस का आईपीओ कल लिस्ट हो रहा है। ये इशू 64.54 गुना सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें सबसे बड़ी भागीदारी नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने निभाई थी। उनकी हिस्सेदारी 191.61 गुना सब्सक्राइब हुई थी। महानगर गैस जो है वो पूरे देश का सेकंड लार्जेस्ट सीएनजी रिटेलर है। शानदार रिस्पांस भी इसको मिला था मुदित। आपको लगता है कि जो शानदार लिस्टिंग के बाद, माफ कीजिए, शानदार आईपीओ के बाद लिस्टिंग भी शानदार होने जा रही है इसकी? देखिए स्वाति, यही कहूँगा, मैं फंडामेंटल एनालिस्ट नहीं हूँ तो बहुत ज़्यादा इसके बारे में तो नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जब से इस आईपीओ का अनाउंसमेंट हुआ है, इस पूरे सेक्टर की बात करूँ, आईजीएल की बात करूँ, गेल की बात करूँ या पेट्रोनेट की बात करूँ, एक अच्छी तेज़ी और अच्छे रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को मिलते हुए नज़र आए हैं। तो मुझे लगता है कि आईपीओ जैसे कल लिस्ट हो रहा है तो एक अच्छी लिस्टिंग स्टॉक में इस आईपीओ की देखने को मिल सकती है। लेकिन मैं फिर वही कहूँगा कि मैं फंडामेंटल एनालिस्ट नहीं हूँ, तो इस आईपीओ में निवेश करने से पहले या इस स्टॉक में निवेश करने से पहले एक बार फंडामेंटल एनालिस्ट और अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से जरूर सलाह लें। ऑलराइट, कुछ और आईपीओस में क्वेस्ट कॉर्प के आईपीओ का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इशू खुलने के दूसरे ही दिन ये लगभग 3.5 गुना ओवर सब्सक्राइब हो गया है। रिटेल और एनआईआई की ओर से अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है। इसका प्राइस बैंड 310 से 317 रुपए के बीच रखा गया है और कल ये इशू बंद होगा। चलिए अब दर्शकों के सवाल जवाब लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले लखनऊ से राजेश गुप्ता का सवाल है और इनका सवाल है देना बैंक पर। इस पर्टिकुलर स्टॉक के 500 शेयर इन्होंने लिए हैं, जिस पर इनका खरीद भाव है 29 रुपए का। देना बैंक के आज की क्लोजिंग हुई है लगभग 39 रुपए 20 पैसे पे। 10 रुपए का इन्हें फिलहाल मुनाफा जरूर है। पब्लिक सेक्टर में डेफिनेटली कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। पब्लिक सेक्टर बैंक की अगर बात करें, देना बैंक में फिलहाल इस मुनाफे के साथ क्या स्ट्रैटेजी रखी जाए मुदित? देखिए स्वाति, यही कहूँगा, सबसे पहले हमें ये तो मानना पड़ेगा साल 2015 पीएसयू बैंक्स के लिए काफ़ी ख़राब रहा, और जिसके चलते केवल देना बैंक ही नहीं, सारे पीएसयू बैंक्स की अगर मैं बात करूं तो ईयरली लोज बनते हुए नज़र आए। कुछ ऐसे बैंक्स हैं जिनमें ऑल टाइम लोज भी बने, और क्योंकि बहुत सारे स्कैम्स मार्केट के सामने और जिसके चलते एनपीएस और प्रोविजनिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आई। तो इतने काफ़ी स्कैम्स हुए हैं, तो जिसके चलते इनकी बुक्स सारी ख़राब हो चुकी हैं और उन बुक्स को रिवाइव करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे जैसे 2016 कंप्लीट हो रहा है और जैसे जैसे चल रहा है, इनकी बुक्स में काफ़ी इजाफा देखने को मिल रहा है, और उसी तरह का स्टॉक प्राइस में भी मूवमेंट देखने को मिल रहा है। जिस तरह के अभी चार्ट स्ट्रक्चर है, मुझे लगता है कि एक अच्छी तेज़ी अभी देना बैंक में देखने को मिल सकती है, और नियर टर्म में करीब 46 रुपये तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है। ऑलरेडी ये प्रॉफिट में बैठे हैं, तो इनको यही सलाह दूंगा, एक बार 34 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए, और मुझे लगता है नियर टर्म में करीब 46 से 47 रुपये तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है तो आपको यही सलाह दूंगा, आप टाइटली होल्ड रखिए। मुझे लगता है करीब 60 रुपये तक के भी अपसाइड मूव देना बैंक में देखने को मिल सकते हैं। अगला सवाल हमारे पास मुंबई से मुकेश जी का है। इनका सवाल है कैन इंडिया पर। इनके पास 300 शेयर है, जिस पर इनका खरीद भाव है 158 रुपए का। फिलहाल इनके खरीद भाव से नीचे ही स्टॉक की क्लोजिंग हुई है। लगभग 18 रुपए का नुकसान इन्हें फिलहाल इस पर्टिकुलर स्टॉक पर है। इस पर्टिकुलर फील्ड में, इस पर्टिकुलर सेक्टर में इनफैक्ट कैन इंडिया में अभी निवेश बनाए रखना क्या समझदारी होगी? देखिए स्वाति, टेक्निकल चार्ट्स पर 130 रुपये का जो सपोर्ट है स्टॉक के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है,
कई बार स्टॉक में 130 रुपए के लो के बाद अच्छे रिवर्सल्स देखने को मिले हैं और रिवर्सल्स में स्टॉक 150 रुपए तक के लेवल टेस्ट करता हुआ नजर आया है और अभी भी उसी तरह के मूवमेंट स्टॉक में नजर आ रहे हैं। 150 रुपए का जरूर स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस बना हुआ है क्योंकि डेली चार्ट्स पर 200 डेमा 150 रुपए पर है। तो आपको यही सलाह दूंगा, मुझे लगता है फिर एक बार 150 रुपए के लेवल टेस्ट हो सकते हैं, थोड़ा सा आप रिस्क ले सकते हैं। इन लेवल्स पे अपनी कॉस्ट को एवरेज कीजिए, 150 रुपए के आसपास अगर कहीं भी आपको प्रॉफिट होता है तो वहां पर आप लेकर निकल सकते हैं। बहुत ज्यादा अपसाइड 150 रुपए से ऊपर स्टॉक में मुझे नजर नहीं आती। इस वक्त हमारे साथ कोलकाता से संदीप केजरीवाल जी हैं। संदीप जी, स्वागत है आपका हॉट स्टॉक्स में। कौन सा स्टॉक लिया आपने? जी, मेरे पास रिलायंस इंडस्ट्रीज है, 25 शेयर है 1450 के भाव में जी। तो इसको भी मैंने क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए कि सेल करके निकलना चाहिए? फिलहाल तो आपके खरीद भाव से नीचे ही स्टॉक बंद हुआ, 900 लगभग 70 पर इसकी क्लोजिंग हुई है। हाँ जी। कब लिए थे आपने रिलायंस के स्टॉक्स? मेरे को लिए हुए 5-6 साल हो गया है। 5-6 साल से रिलायंस आपके पास है। और स्ट्रैटेजी अब कितनी है, लगभग इसी टर्म की कि और भी ज्यादा रखना चाह रहे हैं? अभी एक्चुअली मेरे को 4-5 साल तो हो गया और अगर एक्सपेक्टेशन लगता हो कि 2-4-5 साल में ठीक होने का तो मैं रखूंगा इसको। 5 साल से रिलायंस इन्होंने लिया है। फिलहाल क्या किया जाए? फिलहाल लॉस तो इन्हें काफी है इसमें। देखिए, जिस तरह के स्वाति में चार्ट स्ट्रक्चर देख पा रहा हूँ, मुझे लगता है इनको एक बोनस भी मिला है और इसके चलते इनकी रेट आधी हो गई है। तो टेक्निकल चार्ट्स के हिसाब से और इनकी खरीद भाव के हिसाब से इनको इन लेवल्स पे प्रॉफिट हो रहा है और मुझे लगता है इन लेवल्स पे इनको होल्ड करना चाहिए जब तक स्टॉक 900 रुपये के लेवल्स को होल्ड करता है। नियर टर्म में एक अच्छे अप मूव की उम्मीद है, 1020 से 1040 तक के अपसाइड मूव स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। आप काफ़ी अच्छे मुनाफे में बैठे हुए हैं, मुझे लगता है आप 900 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। अगला सवाल धनबाद से स्वपन गोराई जी का लेते हैं। डी लिंक इंडिया पर इनका सवाल है। 200 शेयर इनके पास है जिस पर इनका खरीद भाव है 128 रुपए का। फिलहाल इनके खरीद भाव से नीचे स्टॉक की क्लोजिंग हुई है। इन्हीं से बात भी कर लेते हैं। स्वपन जी, बहुत स्वागत है आपका हॉट स्टॉक्स में। डी लिंक इंडिया आपने लिए हैं 200 शेयर, 128 आपका खरीद भाव है। फिलहाल 6 रुपए का आपको नुकसान हो रहा है। क्या स्ट्रैटेजी आपने सेट की इस पे? लेने के लिए तो उसमें हम ले लिए, तुरंत ले लिए, उसके बाद घट गया, आठ गया। क्या फिर से बताइए? उस दिन आप लोग रिकमेंड किए थे 9:30 बजे जी 9:35 में जायद का सुपर शेयर है, तो हम उसी समय ले लिए। तो उसमें 128 चल रहा था, तो तुरंत बाई कर लिए, लेकिन देखिए लास्ट तक 121 बाईस आ गया, फिर 120 हो गया था। चलिए, अब क्या स्ट्रैटेजी रखें ये डी लिंक इंडिया पे? देखिए स्वाति, टेक्निकल चार्ट्स के हिसाब से मुझे लगता है एक अच्छी गिरावट स्टॉक में देखने को मिल सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊपर का इनका बाइंग रेट नहीं है। तो मुझे लगता है कोई भी उछाल में अगर 128 और 130 रुपए के लेवल स्टॉक में आते हैं तो आप एग्जिट कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार स्टॉक में 130 से 132 रुपए का रेजिस्टेंस देखने को मिला है और वहाँ से डीप करेक्शन करीब 100 रुपये और 108 रुपये तक के लेवल्स भी स्टॉक में टेस्ट हुए हैं। तो आपको यही कहूँगा, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट की उम्मीद मत कीजिए। किसी भी उछाल में 128 130 के लेवल आते हैं, वहाँ पर आप एग्जिट कर लीजिएगा।